हेलो, दिस इज़ चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के 207 कोड में से एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के दो थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर, कि इसको हम एसी सप्लाई देते हैं फिर भी ये मोटर के अंदर कोई टॉर्क डेवलप नहीं होता है और मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अभी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, इसके पीछे नेचर ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कि जब सिंगल फेज हम सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर को तो उसका फील्ड का नेचर किस प्रकार का होता है। तो ये नेचर हम इन दो थ्योरीज से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इस प्रकार है। देखिए, ये देखिए डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, इसका मतलब इसके अंदर हम जो सप्लाई देते हैं और फील्ड बनता है उसको हम दो फील्ड में ब्रेक करके जो रिवॉल्विंग होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है ये है फेरारिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल फेरारिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसके अंदर फेरारिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। जो पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं और हर भाग का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/2 मतलब हाफ होगा, उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसका हाफ होगा। और दोनों जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हमने तोड़े हैं, उन दोनों का जो कंपोनेंट का जो रोटेटिंग है वो है अपोजिट डायरेक्शन में और उसकी स्पीड होगी ns इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि ये फील्ड है कोई, उसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक भाग इसका ए कहला रहा है और दूसरा भाग इसका बी। तो ए भाग का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो गया, यानी कि 1/2 φm और दूसरा भी 1/2 φm हो गया। और ये जो कंपोनेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है जबकि बी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और रोटेशन की स्पीड है ये क्लॉकवाइज होने की वजह से हम प्लस मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से प्लस मान लेते हैं, प्लस ns स्पीड यानी सिंक्रोनस स्पीड और इसकी माइनस सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो इस थ्योरी का हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम देखिए, आप इसको समझिए। फर्स्ट डायग्राम में क्या दे रखा है कि ये जो हमने दो कंपोनेंट माने थे, ए और बी कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और बी का मैग्नीट्यूड ये है हाफ IM। ठीक है, अब फर्स्ट केस मानते हैं, यानी कि जब हमारा डायग्राम 0 डिग्री पर है। हम यहाँ इस पॉइंट की बात करते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और फर्दर 360 डिग्री। यहाँ पर 360 डिग्री अपन मान लेते हैं, यहाँ पर 360 डिग्री इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल है इस तरह से। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री की। तो अब देखिए 0 डिग्री पर क्या होगा कि हमारा कंपोनेंट ए है इस डायरेक्शन में है और बी भी इस डायरेक्शन में, यानी दोनों 0 डिग्री पर है। तो उस केस में दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो 5m/2 प्लस 5m/2 दोनों का सम हमें 5m मिलेगा, यानी हमें रिजल्टेंट फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया था 0 डिग्री पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था। ये देखिए 0 डिग्री पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब हम केस दूसरी बात करते हैं, जब 90 डिग्री की हम बात करते हैं, 90 डिग्री पे क्या होता है वो हम देखते हैं। अब देखिए 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री का, उससे पहले जस्ट एक 90 डिग्री की बात हम यहाँ कर लेते हैं। चलो 90 डिग्री पर है, देखिए ए जो इस पोजीशन पे था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर लिया और बी है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया 90 डिग्री। तो दोनों जो कंपोनेंट है एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों अपोजिट होने की वजह से एक की वैल्यू प्लस 5m/2, दूसरे की वैल्यू माइनस 5m/2,
तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा 0। तो हमने देखा कि हमारा जो उसका जो डायग्राम है वो हमें 0 मिला है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 180 डिग्री की। 180 डिग्री पर वापस हमें मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पर, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 180 डिग्री पर देखो जो A है वो रोटेट करता हुआ 90 से 180 पे आ गया है, और B है वो रोटेट करता हुआ 90 से 180 आ गया। तो दोनों की डायरेक्शन इधर हो गई, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सम हो गया। ठीक है, तो हमें जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा वो मिलेगा φr इज -φm, यानी मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा लेकिन विपरीत दिशा में मिलेगा। अब बात करते हैं 360 की। तो जब A यहाँ से शुरू हुआ था 270 की, जब A हमारा यहाँ से शुरू हुआ था 90, 180, और अब ये पहुंच गया 270 पे, और B हमारा यहाँ से शुरू हुआ था 90, 180 और 270, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो गए। तो इस समय भी हमें रिजल्टेंट φr जो मिलेगा वो हमें 0, φr हमें हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी 0 होगा। अब इसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो हम इस सर्किट की बात करते हैं कि सपोज किसी एक t टाइम पर A है वो इस डायरेक्शन में है, थीटा एंगल इसने रोटेट किया है, और ये माइनस थीटा एंगल इसने रोटेट किया है, तो दोनों का जो सम है वो 2 थीटा है। तो इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे A वेक्टर का और B वेक्टर का। तो पैरेललोग्राम के डायग्राम से हम देखेंगे इसका रिजल्टेंट हमें यहाँ φr मिलेगा, जो कि होगा φm cos थीटा। इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर बता रखा है कि φr इज इक्वल टू 2 φm 2 cos 2 थीटा अपॉन 2। तो सॉल्व करने पे हमें ये मिलेगा, यानी हमारी वेव होगी वो कोसाइन वेव होगी। तो इस तरह से हमने इसको वेव को डिजाइन किया है। ये वेव हमें यहाँ पर कोसाइन वर्क हमें यहाँ कर्व हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने इस वेव से हमें पता लगता है कि एसी करंट फ्लो थ्रू द स्टार्टर टू फील्ड आर जनरेट। जब हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर को सिंगल फेस सप्लाई देंगे तो दो तरह के फील्ड इसमें डेवलप होंगे। हमने दो भागों में बांटा था। तो एक जो फील्ड है उसको हम φf बोलेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड जिसकी स्पीड ns होगी, और दूसरा जो फील्ड होगा वो कहलाएगा φb, यानी कि बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड जिसकी स्पीड होगी -s। तो सिंगल फेस सप्लाई से दो तरह के फील्ड इसमें डेवलप हुए हैं, एक φf और एक φb। तो जो φf है उसके रेस्पेक्ट में अगर हमारे रोटर की स्लिप, तो फॉर्मूला बनेगा SF इजिकल टू ns माइनस nr अपॉन ns। ns का दोनों में डिवाइड किया तो 1 माइनस nr अपॉन ns हमें मिलेगा। यहाँ हम nr अपॉन ns को मैं s मान लेता हूँ, स्लिप मान लेता हूँ। सो वी गेट SF इजिकल टू 1 माइनस s। इसी प्रकार जो दूसरा फील्ड है φb, उसके रेस्पेक्ट में अगर रोटर की स्लिप में काउंट करता हूँ तो SB इजिकल टू ns माइनस nr, क्योंकि ये विपरीत दिशा में घूम रहा है, रोटेटिंग इसकी रोटर की स्पीड विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस क्या लग गया अपॉन ns। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पर 1 इसका डिवाइड किया तो 1 प्लस nr अपॉन ns हुआ। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 प्लस ये जो प्लस nr अपॉन ns, इसको मैंने माना था 1 माइनस s, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1 माइनस s। सो वी गेट हेयर SB इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस s। तो इस तरह से हम देखेंगे कि φf के रिस्पेक्ट में रोटर की स्पीड होगी, रोटर की जो स्लिप होगी वो 1 माइनस s होगी, और φb के रिस्पेक्ट में रोटर की जो स्लिप होगी वो 2 माइनस s होगी। ठीक है, तो अब जो दोनों फील्ड है φf और φb, इन दोनों की वजह से टॉर्क डेवलप होगा। तो देखिए φf की वजह से यहाँ पे टॉर्क डेवलप हुआ, वो TF कहलाएगा, यानी फॉरवर्ड टॉर्क कहलाएगा, और बैकवर्ड जो फील्ड था उसकी वजह से यहाँ बैकवर्ड या रिवर्स टॉर्क डेवलप होगा, और इन दोनों टॉर्क का रिजल्टेंट उसको हम TR बोलेंगे। तो यहाँ पर TF है, उसकी वैल्यू होती है I2 स्क्वायर R2 अपॉन S, क्योंकि यहाँ स्लिप S है फॉरवर्ड टॉर्क की, और TB की वैल्यू होगी माइनस I2 स्क्वायर R2 अपॉन 2 माइनस S, क्योंकि यहाँ की जो स्लिप है वो 2 माइनस S है। तो हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे इस तरह का, टॉर्क वर्सेस स्लिप, जिसकी स्लिप की वैल्यू 0 से लेकर यहाँ पर 2 तक होगी। 0 यहाँ मिड में 1 और देन इसकी 2, और जो वर्टिकल है वो उस एक्सिस पे हम टॉर्क लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर TF को डिजाइन करेंगे
तो TF कुछ इस तरह से होगा, 0 से स्टार्ट होगा और हमारा टॉर्क इस तरह से बढ़ता हुआ यहाँ से होता हुआ और टॉर्क हमारा यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। और रिवर्स टॉर्क लेंगे तो वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, वो देखिए यहाँ से शुरू होता हुआ इस तरह से होता हुआ यहाँ होता हुआ और यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका रिजल्टेंट बनाएंगे TF और TB का। तो इस तरह से ये जो हमें नीली लाइन में जो दिख रही है ये इसका रिजल्टेंट कर्व है, ठीक है, ये रिजल्टेंट कर्व है। तो यहाँ मिड में हम देखेंगे यहाँ S = 1 पर टॉर्क 0 हो रहा है। S = 1 का क्या मतलब है कि S = 1 का मतलब है कि रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, यानी कि हमने सप्लाई को ऑन किया है, रोटर हमारा स्थिर अवस्था में है। तो इस स्थिर अवस्था में उस समय फॉरवर्ड टॉर्क जो जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू इतनी है और बैकवर्ड टॉर्क हुआ उसकी वैल्यू भी सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टॉर्क, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसकी वजह से हमें जो रिजल्टेंट टॉर्क मिलेगा वो 0 मिलेगा। देखिए यहाँ हम S की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा I2² R2, यहाँ भी S की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मिलेगा -R2 I2² R2। तो दोनों का जब सम करेंगे, इस तरह से दोनों का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगी उस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क होगा रिजल्टेंट वो 0 मिलेगा। इसका मतलब मोटर में किसी प्रकार का टॉर्क नहीं होगा और इसी वजह से जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसका जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग में 0 होता है। इस थ्योरी से हमें ये पता लगता है। अगर हम चाहें तो हम किसी भी डायरेक्शन में, अगर रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है और रोटर को हमने अगर फॉरवर्ड रोटेट कर दिया, ठीक, फॉरवर्ड रोटेट कर दिया तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा जिस डायरेक्शन में हमने उसको घुमाया है। और अगर रिवर्स में रोटेट किया तो फिर वो उस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा जिस डायरेक्शन में घुमाया है। तो अगर हम किसी तरीके से इसको घुमा दें रोटर को तो रोटर हमारा स्टार्ट होता है। तो ओवरऑल हमने रिवॉल्विंग व्हील थ्योरी से ये देखा कि जो रोटर है उसमें इस थ्योरी का यूज करने से हमें पता लगा कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। तो हम अब इसके आगे एक तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर टॉर्क डेवलप कर सकते हैं स्वतः ही जो मोटर स्टार्ट हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही है रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस फील्ड थ्योरी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।